अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज की क्लास की वजह से, क्योंकि क्लास का टाइम सिर्फ आज के लिए चेंज किया है किसी एमरजेंसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सिलानी में सिंपल एक मीटिंग है, स्टाफ मीटिंग, तो उसकी वजह से हमें टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ा। माजरत लेट बताने के लिए। अच्छा भाई, तो हम लास्ट क्लास में हमने एक सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा काम किया था और एक असाइनमेंट दी थी। ऐसे कितने जिन लोगों ने ट्राई किया है? दो, तीन, चार, पाँच, छः। बाकियों ने? आज हो जाएगा। हमने ट्राई किया। क्यों भाई, मुश्किल है? तो फिर यार क्यों नहीं ट्राई किया? आज जाके क्या करना है भैया, लाजमी यार। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि रेडियो बटन को हम लोग कैसे रोक सकें कि यूजर ने सिलेक्ट किया या नहीं किया। मतलब रेडियो बटन में तो क्या होता है कि रिक्वायर्ड लगा दिया तो अब उसको सबके सब सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फिर हम प्रोमिसेस देखेंगे, ट्राई और कैच देखेंगे, और उसके बाद एपीआई कॉलिंग, कि एपीआई को कॉल करके उसका डेटा दिखाया जाएगा, जो आपके पास फेक एपीआईज होंगी। इसी में हाँ, तो सबसे पहले पहले है ना कि हम सिंपल सीख लेंगे कि भाई रेडियो बटन सिलेक्शन होना चाहिए। फिर हम ट्राई और कैच, फिर ट्राई और कैच और उसको मिला के एपीआई कॉलिंग कराएंगे। तो यहाँ जाकर आपने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया अपने वाला, जो जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। या क्या इसके अंदर हमने एक्सप्लोर पे चले गए। यहाँ जाकर आपने ड्रॉप डाउन था, ड्रॉप डाउन के साथ एक नया फोल्डर बना दिया जिसका नाम रखा आपने न्यू क्लास। यार मैं मैं क्लास खत्म कर लूँ, जाओ यार। अच्छा भाई, तो हमने सिंपल एक दो रेडियो बटन डिफाइन कर दिए, जिसके अंदर हमने इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू आपने मेल रखी, नेम आपने जेंडर रखा। नेम रखने की वजह क्या है? अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या मसला आएगा भैया? दोनों सिलेक्ट हो पाएंगे। ये भी सिलेक्ट हो पा रहा है, ये भी सिलेक्ट हो पा रहा है। हम चाहते हैं एक टाइम पर एक सिलेक्ट हो। अगर फीमेल सिलेक्ट हुआ है तो मेल सिलेक्ट ना हो, मेल सिलेक्ट हुआ है तो फीमेल ना हो। तो आपने इसके लिए क्या पास कर दिया? नेम पास कर दिया।
दोनों का नाम सेम होगा, मतलब आपने जो नेम का पैरामीटर पास किया उसके एट्रीब्यूट में सेम वैल्यू पास होगी। अब या तो मेल सिलेक्ट होगा या फिर फीमेल सिलेक्ट होगा। अब आपने ये देखना है कि भाई हमारे पास एक बटन है, उस पर हम क्लिक करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक यहाँ पर हमने यहाँ बनाया फॉर्म, फॉर्म के अंदर आपने बोला ये लगा दो, और इसके अंदर आपने एक बटन बनाया इनपुट टाइप सबमिट, तो हमारे पास एक सबमिट का बटन आ गया। अब हमने बोला भाई जैसे ही सबमिट पे हो पहले ये चेक किया जाए कि क्या मेल या फीमेल सिलेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए लाजमी है कि भाई होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर जाकर रिक्वायर्ड पास करते हैं तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई एक सिलेक्ट होना चाहिए। मैंने अच्छा भाई इसको सिलेक्ट किया, सबमिट किया। अच्छा एक मिनट, अब आपने ये चेक किया कि भाई ये सिलेक्ट है या ये सिलेक्ट है। अब आपने सबमिट किया, बिल्कुल सही करके सबमिट हो रहा है। अब आप चाहते हो कि यार क्योंकि हम फॉर्म जब फायरबेस के साथ करते हैं तो फॉर्म को तो यूज ही नहीं करते, विथआउट हम फॉर्म अपना कोड लिख रहे होते हैं। क्यों कि हमें पेज को रिफ्रेश नहीं कराना। तो हमने जो लास्ट टाइम साइन अप करवाया, लॉग इन करवाया, उसमें आप सिंपल बाय डिफॉल्ट ये कॉल नहीं कर रहे होते। अच्छा एक मिनट, इसको अगर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड मेरे ख्याल में ये काम करता है कि दोनों, अगर मैंने दोनों पे क्लिक किया है, अगर ये तो फिर तो मैं इस करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है। हाँ सही है, इसको वजह से सही है। अच्छा अगर आपने ये मतलब हम ये पास नहीं करेंगे तो दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब अगर आप रिक्वायर्ड लगाओगे तो ये काम कर रहा होगा कि भाई दोनों में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो हमारा यही काम है कि दोनों में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो आपको फिर उस जावास्क्रिप्ट की क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं है कि बटन को चेक करो कि चेक है या नहीं। मेरे जहन में था कि भाई हम रिक्वायर्ड लगाएंगे तो ये दोनों के दोनों लाजमी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने नाम सेट किया हुआ है तो नाम की वजह से वो नहीं चेक कर रहा, वो डायरेक्ट आपके पास दोनों में से एक सिलेक्ट होना जरूरी है। अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट से चेक करना है तो आपके पास आप सिंपल क्या करोगे, जितने भी रेडियो बटन होंगे उस पर लूप लगाओगे और उसमें एक आता है इस चेक। अगर इस चेक फॉल्स है, मिसाल के तौर पर आपने बोला भाई हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड भी नहीं लगाया और ये हटा दिया, अब हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया और अब हम जावास्क्रिप्ट से ये काम करना चाहते हैं कि भाई दोनों में से एक ना एक तो सबमिट होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर आकर सबसे पहले इन दोनों रेडियो बटन को गेट किया। इनको गेट करने के लिए आपने इसकी बना दी, क्योंकि एक साथ आईडी पास करेंगे तो हमारे पास मसला आएगा, क्योंकि आईडी तो सिर्फ एक की होती है। हमें कहाँ से उठाना है, टाइप सिलेक्टर से। जिन जिन की टाइप क्या है, रेडियो है, वो उठाओ। तो आपने बोला भाई वार रेडियो बटन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अब आपने इसको क्लास नेम दे दिया भाई, इसको बोला आपने क्लास दे देते हैं जेंडर, और एक और क्लास दे दी जेंडर। तो अगर अब हम यहाँ पे आएंगे और आपने यहाँ पे आकर लिख दिया जेंडर, और अब हम सिंपल इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रेडियो बटन, तो हमारे पास दो कलेक्शन आ गए, फर्स्ट बटन और सेकंड बटन। अब आपने बोला भाई वन बाय वन चेक करो, तो वन बाय वन चेक करने के लिए क्या लगाया जाता है, लूप आइटम ऑफ रेडियो बटन कंसोल डॉट लॉग आइटम। तो ये वन बाय वन आ गया, ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया। अब आपने बोला भाई ये चेक है या नहीं, डॉट चेक्ड, तो दोनों क्या आ रहे हैं, फॉल्स।
पड़ा है या नहीं हुआ पड़ा। आ रही है समझ कि आपने एक फोर का लूप लगाया, वन बाय वन अपने रेडियो बटन को सिलेक्ट करवाया और उसको चेक कर लिया आइटम डॉट चेक फॉल्स है या ट्रू है। अब आपने बोला इफ अगर हमारे पास आइटम डॉट चेक अगर ये चेक होता है तो इसका मतलब यूजर ने एक ना एक सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसी है भाई। तो आपने बोला भाई var चेक इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स। ये फॉल्स हम क्या बना रहे हैं, एक सिंपल सा फ्लैग बना रहे हैं ताकि पता लगे कि चेक हुआ या नहीं हुआ। और आपने यहां जाके बोला इसको ट्रू करा देना। जैसे ही ट्रू कराना ब्रेक, आपने बोला यहां पर लूप को रोक देना और आपने यहां पे आके कंडीशन लगाई अगर चेक ट्रू होता है तो कंसोल कर देना यस सिलेक्टेड रेडियो बटन क्या आपने सिलेक्ट किया हुआ है, एल्स कंसोल डॉट लॉग प्लीज सिलेक्ट रेडियो बटन। अब ये आपने प्रॉपर एक लूप बनाया, ये चलेगा कब, जब आपका सबमिट फंक्शन चलेगा। ऐसी है ना भाई। हमें फर्स्ट टाइम तो उसको चलाना नहीं है, हमें उसको कब चलाना, जब सबमिट के बटन पे क्लिक हो उसके बाद आपने इसको चलाना है। आपने यहां बोला ऑन क्लिक सबमिट। अब हम यहां आते हैं तो जब सबमिट पे क्लिक किया, अच्छा नहीं वो पेज को ना, ये तो मसला है, पेज को रिफ्रेश कर रहा है हमारा, क्यूरी चला ही नहीं रहा। सबमिट पे क्लिक किया, बोल रहा है भाई प्लीज सिलेक्ट रेडियो बटन, लेकिन ये दो बार आ रहा है। ये दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इफ एल्स इसके लूप से बाहर रखना है। जब इसके लूप से बाहर रखना है तो ये वेरिएबल तो इसके अंदर बना हुआ है, तो इस वेरिएबल को भी कहां बनाना है, बाहर। लूप से बाहर आपने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो अब सिर्फ एक बार आएगा प्लीज सिलेक्ट रेडियो बटन। अगर मैं कोई सिलेक्ट कर लूंगा तो वो बोलेगा यस सिलेक्टेड रेडियो बटन। क्या आपने सिलेक्ट कर लिया है। आ रही है समझ। देख ये से रेडियो बटन के लिए मतलब आप कि भाई चेक हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप ये पास करते हो क्योंकि रेडियो बटन में चेक बॉक्स होता है। अच्छा आपने यहां पर बोला है वार चेक इक्वल टू फॉल्स, एक फंक्शन चलाया सबमिट का। आपने बोला वार चेक इक्वल टू फॉल्स, जो बाय डिफॉल्ट अभी तक हमें नहीं पता कि सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, रेडियो बटन की सिलेक्शन हुई या नहीं, उसके लिए हमने रख लिया। फिर हमने एक लूप चलाया वार आइटम ऑफ रेडियो बटन्स। अब ये रेडियो बटन्स क्या है, हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। इस क्लास नेम से उठाना, क्योंकि हमारे पूरे फॉर्म में मल्टीपल रेडियो बटन हो सकते हैं, तो हमें पहले तो रेडियो में से एक ना उठाना है कि लाजमी सिलेक्ट करो। तो आपके पास एक सिलेक्ट हो गया, जेंडर की आपने क्लास बनाई हुई है, उसको आपने गेट कर लिया। और हमें पता है कि जब भी क्लास होती है चाहे वो क्यों ना सिंगल ही हो, अब एक सिंगल है चाहे वो क्यों ना सिंगल ही हो, तब भी आपका, यहाँ पे आता हूँ पेज पे रिफ्रेश करता हूँ, दो क्यों आ रहे हैं भैया हमारे, हमने तो यहाँ पे एक की क्लास, अच्छा क्लास नहीं हटाई ना, मुझे क्लास हटा के चेक करना है। चाहे वो सिंगल हो, सिंगल पर भी हमारे पास अभी भी दो, अच्छा सिंगल ही है। देखें अब हमारे पास क्या है, वो भले एक एलिमेंट हो 10 एलिमेंट हो, आपको रिटर्न एरे में करेगा। एरे में क्यों करेगा, आप यहाँ पे देखोगे बाय एलिमेंट्स, अगर आप लिखोगे ना गेट एलिमेंट बाय आईडी तो सिर्फ एलिमेंट होगा, सिर्फ एलिमेंट। लेकिन जब क्लास नेम से किया जाता है तो होता है गेट एलिमेंट्स। तो भाई वो चाहे सिंगल हो तब भी डेटा लिस्ट में ही आएगा, तभी डेटा इसमें आएगा लिस्ट में, क्योंकि गेट एलिमेंट्स है, गेट एलिमेंट नहीं है। एक से ज्यादा हो सकते हैं क्लास, चाहे वो आपके फॉर्म के अंदर एक ही क्लास हो, आप बोलो भाई क्लास तो एक ही है तो आप एलिमेंट लगाओ, नहीं, इसके लिए बनाया गया है एलिमेंट्स।
आईडी के लिए बनाया है गेट एलिमेंट, एक बार होगा। फिर आपने यहाँ पर लूप चलाया आइटम्स ऑफ रेडियो बटन, जितने आपके रेडियो बटन है उसके ऊपर वन बाय वन लूप चलाते जाओ। अगर आइटम डॉट चेक है, अगर आपके पास चेक हुआ पड़ा है तो चेक को क्या कर देना, फॉल्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ट्रू लिखूं या ना लिखूं, बात एक ही है। ये मैंने लिखा हुआ है ना, इसका ही मकसद यही है कि भाई आइटम की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, चेक ट्रू होना चाहिए। अगर मैं ये लिखूंगा तो भी वही मकसद है। तो अब क्या है कि अगर हम इस तरह लिखेंगे तो कोई बोलेगा भाई बच्चा इसका कोड सिर्फ बच्चों वाला है, लेकिन अगर हम ये लिखेंगे तो भाई हाँ कुछ आ रहा है, फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क वो उससे लिखो या इससे लिखो, लेकिन कोड स्ट्रक्चर की बात है। तो आपने आइटम डॉट चेक लिखना है। इसका मकसद, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ आइटम लिखा, तो इसका ये मकसद है कि अगर आइटम होगा तो ये इफ की कंडीशन चलेगी, आइटम नहीं होगा तो इफ की कंडीशन नहीं चलेगी। तो आपने बोला आइटम डॉट चेक, अगर आपका आइटम चेक होता है तो चेक को क्या कर दो, ट्रू, कि हाँ भाई मैं सिलेक्शन हूँ, और लूप को वहीं पे क्या कर दो, ब्रेक, वरना ये फिर से चल जाएगा। अब आपने नीचे आके इस लूप से बाहर आके कंडीशन मारी, अगर चेक की वैल्यू चेक मिलती है मतलब ट्रू होती है, ये लिखूं या ना लिखूं बात एक ही है। चेक इफ चेक इक्वल टू ट्रू, अगर चेक हमारे पास ट्रू होता है तो दिखाना यस सिलेक्टेड रेडियो बटन, नहीं तो दिखाना प्लीज सिलेक्ट रेडियो बटन। तो रेडियो बटन को सिलेक्शन के लिए आप सिर्फ हमने जो अभी यूज करना है, हमें आना चाहिए, ये आना चाहिए बस। मेन मकसद हमारा ये था कि भाई आइटम डॉट चेक से हम ये पहचान सकते हैं कि रेडियो बटन सिलेक्ट हुए पड़े या नहीं हुए पड़े। बाकी तो पूरा कोड, कोई नया कोड नहीं है, सिर्फ एक ये चीज नहीं आई है कि आइटम डॉट चेक, ये आपको बताता है कि भाई आपके पास चेक है या नहीं। यहां तक सब कुछ समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई भी सवाल नहीं है? सेट। तो अब आपके पास फॉर्म वैलिडेशन में ईमेल की वैलिडेशन हमें लगाना आती है, पासवर्ड पे हम लगा सकते हैं। बाकी अच्छा, अब अगर हम इसकी बुक को देखते हैं तो बुक में यही है, फॉर्म की वैलिडेशन, ईमेल की, पासवर्ड की, इतने लेटर होने चाहिए, ये सब हम पहले से कर चुके हैं, तो अब हमें करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज है ट्राई और कैच, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन हमें फिर से क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में किया था तो उसमें थोड़े इशू थे, तो हम इसको ट्राई और कैच ना, सिंपल क्या है कि भाई काम करने की कोशिश करना, अगर काम हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कैच में जाना। मिसाल के तौर पर आपने बोला भाई सबमिट में आपने बोला अलर्ट, अब मैंने अलर्ट में टी लगाना भूल गया, अलर्ट के अंदर टी लगाना भूल गया। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, सबमिट पे क्लिक किया तो ये एक एरर आ गया। जब भी जावास्क्रिप्ट में एरर आ जाता है आपका कोड वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब जब तक वो दोबारा से नहीं चलेगा तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यूजर से कोई गलती हो गई और वो एरर लेके आ गया, तो जब एरर लेके आ गया एप्लीकेशन रुक गई, आपके जो उसके पास कोड हो रहा था, जो वो रन कर रहा था कोड, यूजर जब एरर आ गया तो कोड क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्यों? कि आपका सर्वर क्रैश हो गया। ऐसी है ना भाई। अब जब तक दोबारा से उसकी बिल्ड नहीं बनेगी, जब तक वो दोबारा से लाइव नहीं होगा, तब तक दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। मैंने आकर आपकी ऐप को यूज किया है, आपने बोला हुआ है कि भाई ऑर्डर करते वक्त ना जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जब आप ऑर्डर करो तो जीरो ना करो, लेकिन मेरे पास यहाँ से तो ऑप्शन है ना, मैं यहाँ से तो पीछे वाली कंडीशन सही है, मैं यहाँ से जाकर कुछ भी लिखूंगा तो वो आपके पेज पे चेंज हो जाएगा। जैसे सबमिट करूंगा, अब कंडीशन पिछले पेज पे लगी थी। मिसाल के तौर पर आप जब ऐड टू कार्ट पे आते हो, वहां पे कंडीशन लगी हुई है कि भाई आपके पास एक ना एक ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप ऐड टू कार्ट में जा सकते हो। आपने एक ऑर्डर लिया
यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ से आपने कुछ चीजिंग कर दी इसके कोड के अंदर, जैसे मैं यहाँ से जाकर इसको चेक बॉक्स कर सकता हूँ, तो ये चेक बॉक्स हो गया, तो मतलब रन टाइम पे चेंज हो गया। अब कोड तो इसके पास क्या आ गया, नया वाला। तो अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं थी, तो अब क्या होगा, जब यूजर ऑर्डर करेगा वो ऑर्डर ढूंढेगा, ऑर्डर तो उसको मिलेगा नहीं, तो ऐप क्या हो जाएगी, क्रैश होगी। उस एक यूजर की वजह से सारे के सारे सर्वर उसने रोक दिए, एक बंदे ने सबका सब काम रोक दिया। अब जब तक नई बिल्ड नहीं बनेगी तब तक दूसरे लोग यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों कि सबका सर्वर तो एक ही है, सर्वर तो हम सबका एक ही है ना भाई। तो आपके पास इस चीज से बचने के लिए आप कोशिश करते हो ट्राई और कैच। अब देखो मैंने ये किया ट्राई, अब भले मेरी ये मिस्टेक है अलर्ट वाली, यहां दे दिया आपने, और कैच में आपने बोला भाई तो अब आपने पेज पे रिफ्रेश किया और सबमिट पे क्लिक किया, तो अब ये ऐप क्रैश नहीं हुई, आपको उसने एरर बताया लेकिन क्रैश नहीं हुई। देखो फर्क क्या है। अब मैं इसको यहां से बाहर रखूं, सबमिट पे क्लिक किया, अब भाई यहाँ पे अगर ऐप फट गई थी तो आगे तो जाना चाहिए था ना, यहाँ तो चलता, तो ये कोड तो नहीं चला, क्यों कि सर्वर यहाँ पे रुक चुका है, सर्वर यहाँ पर फट चुका है, इसीलिए तो इसने अगली लाइन नहीं दिखाई। अगर आप देखते हो भाई ये आपने लिखा हुआ है, तो सर्वर क्या होगा, यहाँ पर क्रैश हो गया। तो इसने जो मैंने काम ट्राई और कैच में दिया था ये तो होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ बेचारा पहुंचने से पहले ही सर्वर क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो आपके पास आगे काम ही नहीं रुकेगा होगा। अब जब तक आप दोबारा से सर्वर को नहीं चलाओगे, इस लाइन को सेट नहीं करोगे, कोई बंदा इसको यूज नहीं कर पाएगा ऐप को। तो आपने जो भी चीज करनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो किस में रखनी है, ट्राई और कैच। अब इसका मकसद अगर एरर, देखो आपने ये किया, अब यहाँ पे एरर तो था लेकिन उसने बोला भाई ये मसला है, तो ट्राई और कैच का मकसद कि ऐप को फाड़ना नहीं, मुझे पता है यहाँ पे कोई ना कोई मसला है, तो उसने कैच में फेंक दिया। उसने कहाँ फेंक दिया, कैच के अंदर, उसके बाद वाला कोड चलेगा। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को उठाकर इधर डाल दूंगा और अब मैंने सबमिट किया, अब इसके बाद वाली लाइन नहीं चलेगी, क्यों कि सर्वर आपका क्रैश हो चुका है। आ रही है समझ या नहीं आ रही? सिंपल एक कॉन्सेप्ट है ट्राई और कैच। ट्राई का मकसद भाई ट्राई करना, काम करने की कोशिश करना, काम होगा तो ट्राई सही करके चलता रहेगा, काम नहीं होगा तो क्या चलेगा, कैच चलेगा। तो सिंपल आपने ट्राई और कैच इसलिए हम यूज करते हैं। ट्राई का मकसद कि भाई अब जैसे मिसाल के तौर पर ये लाइन बिल्कुल सही थी, console.log टेस्ट test2, और इसके बाद जाकर मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आया पेज पे रिफ्रेश किया, दो लाइनें ये चलाई इसने, दो लाइनें चलाई, उसके बाद क्या हो गया, हमारा एरर आ गया। लेकिन एरर ट्राई में था तो वो एरर नहीं है, वो आपको एक सिंपल ब्रेक पॉइंट है कि भाई इस कोड पे जाके आपका कोड खराब हुआ है, लेकिन फटने नहीं दिया उसने, क्यों कि हमने क्या लगाया हुआ है, ट्राई और कैच। अगर मैं इसको हटा दूंगा और अब मैं आऊंगा तो अब मेरे पास मेरा अगला कोड भी चलेगा, ऐसी है ना भाई, उसके बाद वाला कोड भी चलेगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर लिखूंगा, अब चलेगा कोड, अब नहीं चलेगा, क्यों कि भाई वो यहाँ फट चुका है। तो आपने याद रखना है ट्राई में अगर एरर आएगा तो वो ट्राई में रुकेगा नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, कैच में, और कैच में आपको मसला बताएगा कि क्या मसला था। यहां तक सब कुछ समझ आ रही है? यहां तक जी जी, यही तो वो जो आपके पास सिंपल मैसेज लेके आता, मतलब इसकी जगह आप जो मसला होता है ना वो लिख सकते हो कि भाई क्या मसला था।
ये जो आपके पास आ रहा है, ये सब जो एरर दिखा रहा है, ये इसका काम है। जो ये मैसेज वाला, मतलब इसके अंदर आपको रिटर्न होता है कि क्यों क्रैश हुआ है सर्वर, ये मैसेज लेके आएगा कि भाई क्या मसला था आपके सर्वर के अंदर। तो उसने बताया भाई आपके सर्वर में ये लाइन का मसला है। आ रही है समझ? हाँ, बाय डिफॉल्ट ई रख रखा था। ई स्टैंड फॉर एरर, कि भाई क्या एरर है, क्या मसला है, तो इसलिए ई रखा जाता है। अब ये अगली लाइन क्यों नहीं चला रहा भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गया? यस, ये बताएं ये लाइन चलेगी या नहीं, मतलब यहां पर ये आ रहा है, ये क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा, ये वाला आना चाहिए ना भाई। ये जब ये इसने यहाँ एरर आया तो ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, पक्की बात है, सही है। तो भैया देखो, अच्छा अब आप याद रखोगे कैच के अंदर जान के ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि कैच में दोगे तो उसका अगला कोई हल ही नहीं है, अगला कोई हल नहीं है कि आगे मुझे कहां पे जाना है। अब आप इसकी जगह थ्रो, हाँ अब क्या है कि अब ये एरर आया आपके पास, एक मिनट, और इसके बाद इसने अब थ्रो ई किया और उसके बाद इसने इसको रन नहीं किया। भाई रन तो होना चाहिए था ना। हाँ, आपने उसको बोला भाई जो एरर है बस वो दिखाओ, क्योंकि यूजर से मिस्टेक हुई है वो खुद ही हल करे, हमारा मसला नहीं है। मतलब थ्रो का मकसद कि भाई यहाँ एरर फेंको और बस यहाँ पर रुक जाओ, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा फंक्शन जहाँ पर यूजर जान के मिस्टेक कर रहा है कि भाई ऑर्डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो जान के खेल रहा है, तो आप कैच में जाके थ्रो कर देते हो कि भाई इसको ये एरर दिखा और उसके बाद इस कोड को आगे मत चलाइयो, आगे नहीं चलेगा। हाँ, अब देखो आपने ये ट्राई में दिखा दिया ना, तो ट्राई में तो वो बेचारा वैसे ही यहाँ पे चलेगा नहीं, ट्राई में तो वो वैसे ही कैच में जाएगा। अब कैच में गया तो आपने बोला कैच में भी इसको आगे मत जाने दे, इसने मसला किया है, जान के हमारी पूरी पूरी ऐप को देख रहा है ये, तो इसलिए आप थ्रो लगा देते हैं, तो बस भाई इससे अगला कोई स्टेप अपने पास है ही नहीं। अब क्या आपके पास कि भाई मसला आए या ना आए, इसने चलना ही चलना है। फाइनली क्या आप चाहते हो कि यूजर को बताओ तो सही कि काम हुआ भी, या वो बेचारा वैसी वेटिंग पे बैठा हुआ है। भाई यहाँ पर था, यहाँ पर आया कोई मसला तो वो यहाँ चला गया, यहाँ यहाँ जाके उसने एक एरर दिखा दिया, एरर जाने के बाद उसने क्या दिखा दिया हमें, कंसोल दिखा दिया, ये वाला। अगर हम इसको अभी के लिए कंसोल भी दिखाते हैं ताकि समझ आए हमें। अब हमें फाइनली का मकसद क्या होता है, फाइनल का मकसद कि हमारे पास भाई पहले काम होता गया, उसके बाद एक एरर आया और एरर आने के बाद आपका काम क्या हो गया, एंड हो गया, ताकि यूजर और डेवलपर दोनों को पता लग जाए कि काम खत्म हो गया। अगर एरर आएगा, पहली लाइन पे एरर आ जाएगा, मिसाल के तौर पर पहली लाइन पे एरर आया तो उसने एरर दिखाया और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एंड, कि भाई अब रुकने की जरूरत नहीं है, काम आपका कंप्लीट हो गया है, अब कुछ नया काम करो, कि मतलब फिर से ऑर्डर करो या जो भी आपने मसला दिखाया। तो फाइनली क्या होता है, ट्राई, कैच और फाइनल। अच्छा, अब अगर सबके सब इशू सही हैं, मतलब कोई मसला नहीं आया, तो भी फाइनल चलेगा। मतलब फाइनल दोनों सूरत में चलेगा, कैच तो तब चलेगा ना जब कोई एरर आया। आ रही है समझ? ट्राई, कैच और फाइनल।
बताओ कि भाई कुछ कहीं ना कहीं एरर आ सकता है यूजर की तरफ से या डेवलपर की तरफ से, तो आप क्या रखते हो, ट्राई, फिर कैच और फिर फाइनल। अक्सर मिसाल के तौर पर आप अपने पास फेसबुक को यूज कर रहे हो और फेसबुक में आपने एक बार लॉगिन किया हुआ है मिसाल, और फेसबुक के पास अगर ये कंडीशन लगी है कि आपका टोकन 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, 30 दिन के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मतलब मैंने आज फेसबुक यूज की तो हर बार वो नया टोकन जनरेट करता है 30 दिनों के लिए, अगले 30 दिन तक। जब जब यूजर आता है एक नया नया टोकन उसको मिलता है। अगर आज मैंने किया और 30 दिन के बाद किया तो क्या होगा, मेरा टोकन क्या हो चुका होगा, एक्सपायर हो चुका होगा। तो एक्सपायर उसको कहां पे फेंकेगा, कैच में, कि भाई आपका जो टोकन है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, आप दोबारा से ऐप में लॉगिन करो। फाइनल क्या होता है कि आपके पास काम सही कंप्लीट हुआ है या काम गलत कंप्लीट हुआ है, फाइनल दिखाया जाएगा। फाइनल मतलब आखिरी स्टेप। ये दोनों सूरत में चलेगा, एरर आएगा तो भी चलेगा, एरर नहीं आएगा तो भी चलेगा। अब सवाल ये है कि भाई हमें ये कहां पे यूज करना चाहिए, जहां पर आप अपनी एपीआई कॉलिंग कराओगे। एपीआई कॉलिंग, क्योंकि एपीआई में क्या होता है, काम सही होगा या नहीं होगा वो हमारे कोड पे थोड़ी है। मैं ये थोड़ी चेक कर सकता हूँ कि यूजर ने बटन पे सही क्लिक किया है या उल्टी साइड से क्लिक किया है, ये तो हम चेक नहीं कर सकते ना। हम ये चेक कर सकते हैं कि यूजर ने जो एपीआई कॉल की वो सही हुई या नहीं हुई। ऐसी है ना भैया। तो आपके पास ट्राई, कैच और फाइनली। ट्राई का मकसद काम करने की कोशिश करो, अगर एरर आ जाए तो फाइनल में जाओ, ओ कैच में जाओ, एरर ना आए तो ट्राई में सब काम कंप्लीट करो और फिर काम पे जाओ, फाइनल। आ रही है सबको समझ या नहीं आ रही? हाँ, ये अक्सर हम एपीआई में यूज करते हैं एपीआई कॉलिंग कराने के लिए। हाँ, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो ट्राई का डेटा दिखाना, नहीं आया तो कैच का एरर दिखाना। सही है भाई। तो ट्राई, कैच और ये आ गया समझ सबको। अब एपीआई कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। एपीआई के लिए हम जो पैकेज यूज करेंगे वो एक्सियोस, एक्सियोस की सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एपीआई अभी हमने खुद नहीं बनाई, हम फेक स्टोर या कोई और एपीआई यूज करेंगे जो हम वहां पे यूजर को दिखाएंगे। आसान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूं। अच्छा भाई, तो हमारे पास एक्सियोस सीडीएन हम यूज करते हैं। एक्सियोस एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसके जरिए आप अपने पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल कर एपीआई को यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका दूसरा मेथड आता है फैच। ये दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हो, एक्सियोस भी यूज कर सकते हो और फैच भी। हम स्टार्ट करते हैं फैच से क्योंकि इसमें हमें सीडीएन वगैरह लगाना पड़ेगा, तो ये एक पंचायत है। फैच, फैच के अंदर हम लोग सबसे पहले एक एपीआई कॉल करा लेते हैं स्लैश यूजर्स।
जिसमें हमारे पास 10 लोगों का डेटा आएगा और ये डेटा हम सामने दिखाएंगे यूजर को, जिसके अंदर आपके पास पूरा डेटा बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट करके ये दिखा रहा है। किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास पोस्टमैन होना चाहिए। पोस्टमैन को अगर किसी के पास नहीं है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप जब हम रेक्ट में जाएंगे तो रेक्ट में हम ज़्यादा एपीआईज पे ही काम कर रहे होंगे, और फिर जब नोड.जेएस में जाएंगे तो फिर तो हम खुद बनाएंगे एपीआई, फिर तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक हमने खुद एपीआई नहीं बनाई तब तक हमें किसी और की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जाके पोस्टमैन को डाउनलोड कर लोगे, सिंपल, परेशान नहीं है भाई। पोस्टमैन सिंपल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पोस्टमैन एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो एपीआईज को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब सवाल है कि उसको बनाया क्यों गया। इसको मेन इसलिए बनाया गया कि जब बैकएंड डेवलपर अपनी डेवलपिंग कर रहा हो तो अपने पास जो उसकी एपीआई है वो इजीली टेस्टिंग कर सके, क्योंकि वरना नहीं तो क्या है कि सपोज बैकएंड वाले ने एपीआई बना के रख दी, जब तक उसको टेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट फ्रंट एंड वाले को दे दी तो फ्रंट एंड वाला भी उसने भी टेस्ट नहीं किया, उसने भी एपीआई लगाना स्टार्ट कर दिया। बाद में पता चला भाई ऐसा डेटा तो नहीं चाहिए था, ऐसा डेटा चाहिए था, फिर से बैकएंड वाला अगेन से स्टार्ट करेगा मेहनत। तो इससे अच्छा है कि आप क्या यूज करो, पोस्टमैन। पोस्टमैन में आपको किसी यूआई क्योंकि जब बैकएंड वाला देगा आपको एपीआई तो पहले फ्रंट एंड वाला यूआई पूरी यूआई तैयार करेगा। वो यूआई बन गई तब तक बैकएंड वाला सुकून से बैठा हुआ है कि नहीं मेरी एपीआई तो बिल्कुल सही है जो मैंने बनाया। और जब वो फ्रंट एंड वाला लगाने जाएगा वो बोलेगा भाई मुझे यहाँ पिक्चर चाहिए, यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए। वो बोलेगा अबे यार ये तो था ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। क्योंकि जब तक अब एक चीज जो मेरे सामने यहाँ पे आ रही है जैसे ये, अब आप फ्रंट एंड वाले को दिखाओगे भाई देख मैं ऐसा डेटा दूंगा, अच्छा फ्रंट एंड वाला देखेगा अच्छा यहाँ पे इमेज भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगा आईडी, हाँ भाई ठीक है, तो वो तब उसकी एपीआई सही हुई, क्योंकि काम एपीआई लगाने किसने, फ्रंट एंड वाले ने। एपीआई कौन लगाएगा भाई, फ्रंट एंड वाला। तो फ्रंट एंड वाला पहले पूरी एपीआई चेक करेगा कि हाँ भाई ये काम सही करके कर भी रही है या नहीं कर रही। अगर काम सही करके कर रही है तो फ्रंट एंड वाला यूज करेगा, नहीं कर रही होगी तो बोलेगा नहीं भाई इसमें ये इशू है इसको सेट कर। तो बैक एंड वाला बेचारा मजबूर होता है उसके फ्रंट एंड वाले पे कि जो वो बोलेगा और वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट के पास फ्रंट एंड वाले का डेटा नहीं जाता, बैक एंड वाले का डेटा नहीं जाता, फ्रंट एंड वाले का जाता है। तो इसलिए फ्रंट एंड वाले की ज़्यादा बेचारे की हालत ख़राब होती है। अच्छा अब हम आते हैं, हमारे पास पोस्टमैन है, तो आप सिंपल पोस्टमैन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ जाके आपके पास कुछ फोल्डर वगैरह है, डायरेक्ट आप बना सकते हो, इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं कि हमें बस डायरेक्ट टेस्टिंग करनी है। आपने बोला भाई इसके अंदर /photos ये एपीआई हिट कराओ, तो ये बोल रहा है भाई ये एपीआई तो है ही नहीं, क्योंकि ये एपीआई पोस्ट की नहीं है, ये किसकी है, गेट की। आपने गेट में हिट किया तो ये सबका सब डेटा आपके पास आ गया, जितनी भी। अच्छा इसकी इमेजेस आ रही हैं या नहीं आ रही, ताकि हम इमेजेस भी दिखा पाए। हाँ इमेज, लेकिन ये तो प्लेस होल्डर आ रहे हैं। हम कोई ऐसे उठा लेते हैं जिसमें इमेजेस भी आ रही हैं, ताकि इमेजेस भी तो दिखा सकें। सही है, तो हमारा इमेजेस आ रही हैं यहाँ से। तो आपने ये ली एपीआई उठा ली ताकि हम इमेजेस भी तो यूआई पे दिखा सकें, और इसको आपने सेंड कर दिया। सेंड पे क्लिक किया तो आपके पास कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए। अब आपने बोला भाई इस
एपीआई को मैं फ्रंट एंड पे कॉल करना है तो आपको पूरे का पूरा कोड मिलेगा, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। अब कोड कहाँ से मिलेगा ये बताता हूँ। ये आप यहाँ पर आओगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना इस जगह पे तो आपको कोड मिल जाएगा। अब ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट फेच, अब अगर आप डार्ट में काम कर रहे हो, फ्लटर वाला होगा तो वो डार्ट एचटीटीपी को यूज करेगा। अगर हम एक्सियोस में यूज करते तो ये एक्सियोस में यू करके यूज किया जाता है। अभी हमने क्या बोला, हम किसको यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड। तो फेच में आपको कुछ इस तरह करके एपीआई यूज करनी है। सिंपल, आपने ये कॉपी की, या आप कॉपी ना भी करो खुद कॉल कर लो तो भी अच्छा है। तो हमने यहाँ पर आए, इस कोड को कमेंट किया, एक फंक्शन बनाया एपीआई कॉलिंग, जिसके अंदर सबसे पहले आपको बोल रहा है भाई आपको ये एक रिक्वेस्ट के मेथड बनाने हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाना है रिक्वेस्ट का। आपने बोला अच्छा भाई रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर आपने बोला भाई ट्राई और कैच होगा। उसके बाद क्या करना है भाई, फैच करना है। फैच करे, अगर कोई मसला आ जाता है console.log ई दिखा दे, तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एपीआई कॉलिंग का, जिसमें आपने पास करा दिया रिक्वेस्ट मेथड, जिसमें आपके सबसे पहले आया मेथड, दूसरा आया रीडायरेक्ट। अब ये आपका फैच बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि आपके पास सबसे पहले आपका यूआरएल लेता है, जो भी आपका यूआरएल होगा एपीआई का, और आपका रिक्वेस्ट ऑप्शन लेगा। ये हिट होने के बाद बोल रहा है डॉट देन, जब रिस्पॉन्स आ जाएगा फिर रिस्पॉन्स को डॉट टेक्स्ट फॉर्मेट में करेगा कि टेक्स्ट की फॉर्मेट में क्या डेटा आया, और फिर उसको टेक्स्ट को चेंज करने के बाद आपको रिजल्ट में नया डेटा दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं, हम इस फंक्शन को सबमिट के बटन पे कॉल करा लेते हैं। हमने बोला सबमिट के बटन पे आप कॉल कर लेना, तो आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा आ गया। लेकिन हमें तो ये जेसन में चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं इसको जेसन में। तो जेसन के लिए आप क्या लगाओगे, डॉट जेसन, तो आपके पास ये पूरा एरे की सूरत में आ गया। हमें तो ऐसा डेटा चाहिए ना भाई, ताकि हम वन बाय वन निकाल सकें, वन बाय वन उसको यूज कर सकें इजीली। अच्छा, अब आप ये देखना चाहते हो कि भाई एपीआई कॉल हुई या नहीं हुई, तो आपके पास एक नेटवर्क का सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन होता है, नेटवर्क का। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एपीआई हिट हुई, हेडर में ये एपीआई गई, कौन सा पॉइंट था, क्या रिस्पॉन्स आया, वो आपको पूरा यहाँ से दिखा दिया कि भाई मेरा रिस्पॉन्स कंप्लीट जी आया है। तो आप नेटवर्क में जाकर एपीआई कॉलिंग देख सकते हो कि कौन सी एपीआई कॉल हुई है। आ रही है समझ? अभी जो भी आप लोग वेबसाइट यूज करते हो ना, उसमें जाके चेक करोगे कि एपीआई नेटवर्क के सेशन में जाके एपीआई कॉलिंग होती है या नहीं होती। जो भी वेबसाइट यूज करते हो उसको जाकर चेक करना कि भाई उसमें एपीआई नेटवर्क के अंदर जाकर एपीआई कॉल हो रही है या नहीं हो रही। सिंपल, नेटवर्क एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर आपकी एपीआई कॉलिंग का पता चलता है। आप जैसे ही बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक एपीआई चलती है, एपीआई आपके हेडर में कुछ डेटा लेती है, ये आपको रिस्पॉन्स पूरा यूं करके दिखा रही है। जो टाइमिंग है, जो टाइम लगा, वो सब कुछ सब यहाँ दिखा रही है। क्या वेटिंग आया सर्वर से, रिक्वेस्ट सेंड हुई, इतना टाइम लगा, कितना टाइम आया वापसी रिस्पॉन्स आने में, इतना टाइम लगा, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखा रही है। अभी इसको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना कि अबे ये क्या आ गया, ये क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक हमने एपीआई खुद बनाई नहीं है, तो हमें इतना नहीं पता लगेगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि एपीआई कॉलिंग कैसे होती है। फ्रंट एंड वाले का काम होता है, उसको एक एपीआई मिलती है, वो सिर्फ एपीआई इंटीग्रेट करता है, उसको एपीआई इंटीग्रेशन आनी चाहिए। एपीआई बनी कैसे है, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है,
इस पे अभी फोकस नहीं करना। इस पे फोकस तब करना है जब हमारा फोकस हो कि हमने बैकएंड की साइड पे जाना है या हमें फुल स्टैक की साइड पे जाना है। अभी हम ये सपोज लेके चल रहे हैं कि हमारी यूआई बहुत अच्छी है और हम फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे, तो फ्रंट एंड में आपको एपीआई बनी बनाई मिलती है, आपने सिर्फ वो लगानी होती है। ये नहीं सोचना कि अबे ये जीरो में कैसे डेटा आया होगा, ये टाइटल कैसे आया, ये बैकएंड वाले का काम है। और बैकएंड वाले का सर बेचारे का बीच में से खाली होता है, क्यों कि जो फ्रंट एंड वाला होता है ना, उसके सामने फिर भी कुछ ना कुछ सिंपल रंगीनी होती है कि कुछ ना कुछ तो वो भाई इसका रंग चेंज कर दे, ये कर दे, वो कर। अब बैकएंड वाले के पास है ही सिर्फ ये पोस्टमैन, उसकी लाइफ यही है, वो बेचारा यहीं पर कोई इमेज भी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, यहीं पे दिखता है, वो कहीं और जाकर यूआई में तो देख ही नहीं सकता, कोई रंग तो चेंज कर ही नहीं सकता कि हाँ भाई उनको पिंक रंग अच्छा लगता है पिंक रंग लगा दो, ऐसा तो सीन ही नहीं है ना भाई, क्योंकि वो बेचारा बैकएंड वाले का सिर्फ काम है डेटा के साथ खेलना। फ्रंट एंड वाले का काम है डेटा तो आएगा ही आएगा लेकिन यूआई अच्छी बनाना। डिमांड दोनों की है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि सिर्फ फ्रंट एंड की डिमांड है, बैकएंड की भी उतनी ही डिमांड है। और बैकएंड के ना डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि अगर कोई भी डेटा ऊपर नीचे हो गया तो बैकएंड वाले की वाट लग जाती है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा रोकड़ा ही मेरे ख्याल में ज्यादा दिया जाता है। अभी हमें रोकड़े का नहीं सोचना कि अबे यार वो हम तो फ्रंट एंड कर रहे हैं, रोकड़ा बैकएंड वालों को मिल रहा है, हमें तो बैकएंड करना है, लास्ट में आएंगे उसको भी करेंगे। यार डेटा साइंस ना चीज ही अलग है, वो तो उसमें कोई फ्रंट एंड नहीं है, उसमें कोई बैक एंड नहीं है, कि आपके पास क्या है कि हर चीज वो एक ही बंदा कर रहा है, डेटा को एनालिसिस करना, उसमें से वो एनालिटिक्स निकालना कि भाई इस महीने में इतना डेटा आया, इस महीने में ये काम हुआ, इसमें ये काम हुआ, तो उसमें वो फ्रंट एंड वो जो डेटा वाला है वो खुद ही अपनी यूआई तैयार करता है, तो अब उसको सिर्फ बैक एंड डेवलपर नहीं बोल सकते, वो तो चीज ही अलग है, वो तो उनका तो डेटा ऐसा डेटा तो होता ही नहीं है, वो तो बड़ा खतरनाक डेटा है। मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन कोर्स करना, बहुत मुश्किल है भाई वो डेटा के साथ खेलना, उसमें सिर्फ वेब स्क्रैपिंग का इतना काम है, अगर आप वेब स्क्रैपिंग देखते हो ना वही बहुत ज्यादा काम है, और उसका डेटा निकालना, सिर्फ सेव करना, फिर ये करना, बहुत बड़ी पंचायत है, लेकिन रोकड़ा भी है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये डेटा आया है, हमें ये डेटा यूआई पर रेंडर करवाना है। रेंडर करवाने के लिए हमें लाजमी सी बात है, हम बोलते हैं भाई जैसे ही पेज लोड हो एपीआई चल जानी चाहिए, तो आपने ये फंक्शन कैसे कॉल कराना है, आपने बोला विंडो डॉट ऑन लोड, जैसे ऑन लोड हो तो आप एक फंक्शन चलाना और फंक्शन में इसको पास करा देना, तो अब क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा आपके कंसोल के अंदर डेटा आ चुका होगा। सही है भाई, अब हमें ये डेटा अपनी यूआई के ऊपर रेंडर करवाना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ ये डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका जो हमने थोड़ी सी मेहनत से पढ़ा था, याद है ना बूटस्ट्रैप, तो इसका उठाते हैं कार्ड, इसके कार्ड में दिखाते हैं यूआई, ये इजी है बनिस्बत हम खुद बैठ के बनाएं, हम खुद बैठ के बनाएंगे तो शाम लग जाएगी, क्योंकि यूआई खराब है भाई हमारी बहुत, तो मसला हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसका बूटस्ट्रैप तो यूज करना आता है ना भी सबको, सेट है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर ये लिंक लगा ली, ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस की लिंक है। हाँ, अगर किसी ने टैलेंट पे काम किया, हम रेक्ट में करेंगे तो उसके साथ ट्राई करेंगे, लेकिन अभी हमने रेक्ट में और टैलेंट सीएसएस की एबीसी भी नहीं पढ़ी। हाँ, जिसकी सीएसएस अच्छी है वो सीएसएस के अंदर ही बहुत से ऑप्शन है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड बॉक्स है, आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अब वो ये ना कि वो बड़ी पंचायत करने से अच्छा है कि हम एक ये यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो आपने ये जावास्क्रिप्ट को यूज कर, जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट को मंगा लिया। अब हमें पता है कि भाई डेटा दिखाने के लिए क्लास कंटेनर को याद आ रहा है भाई, कंटेनर
गया कार्ड। अब हमें सबसे पहले एक कार्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, बनाएंगे कार्ड। ये पूरा कार्ड का हमने डेटा उठा लिया। अभी हम सिर्फ पहले यूआई तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी साइड पे आते हैं। तो कुछ ना कुछ ये सिंपल कार्ड बना हुआ आ गया। जी जी हाँ, अब देखें स्टार्ट से। अच्छा, तो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था रेडियो बटन से। अच्छा, आज क्लास इसलिए लेट हुई और जल्दी हुई है कि स्टाफ की मीटिंग थी, तो मैं क्लास टाइम चेंज करना पड़ा, मुझे खुद लेट पता लगा, इसलिए लेट मैसेज हुआ, उसके लिए माजरत। रेडियो बटन हमने यूज़ किए जिसके अंदर हमारे पास हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या यूज़र ने किसी बटन पे क्लिक किया है या नहीं किया। मतलब 3 से 4 रेडियो बटन है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इस चेक्ड का। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमने ये सबसे पहले स्टार्टिंग में यही काम किया है। सबसे पहले जितने भी रेडियो बटन थे उनको गेट कर लिया, फिर हमने एक लूप चलाया, लूप रेडियो बटन के ऊपर चलाया। अगर आइटम डॉट चेक, अगर ये चेक होता है तो आप बाय डिफॉल्ट चेक के अंदर ट्रू डाल देना और उसको लूप को रोक देना, ब्रेक कर देना। अब आपने कंडीशन लगाई, अगर चेक की वैल्यू आपको ट्रू मिलती है तो कंसोल दिखाना यस सिलेक्टेड रेडियो बटन। अगर फॉल्स मिलती है तो भाई प्लीज सिलेक्ट रेडियो बटन, ये सिलेक्ट करो। ये हमने सिर्फ इसलिए किया, हमने एक नई चीज पढ़ी है डॉट चेक। किसी भी बटन, रेडियो बटन को, सर बटन नहीं, रेडियो बटन को चेक करने के लिए कि यूजर ने सिलेक्ट किया या नहीं किया, उसके लिए आप लगाते हो डॉट चेक। उसके बाद आपने एक चीज देखी, ट्राई और कैच और फाइनली। ट्राई, कैच और फाइनली एपीआईज को हिट करने के लिए करते हैं। ट्राई होता है, कैच होता है और फाइनल। ट्राई का मकसद काम करो, अगर काम हो जाए तो सही है, किसी भी लाइन पर एरर आ जाए तो कैच में चले जाना। सवाल है कि ये लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारा कोड कभी क्रैश ना हो। कोई भी एरर आए, कौन सी क्लास के हैं, इसी क्लास के हैं, इतना लेट। अगर 1 बजे भी टाइम था, चले 1 बजे था, 1:32 हो रहे हैं यार, इतना लेट क्यों है? बैठे भाई, कोशिश करें टाइम पे पहुंचे। 1 बजे देखिए, 1 बजे टाइम, चलो हमने 12 बजे बोला है, आपने 1 बजे तो पहुंचना है ना भैया। ट्राई, कैच और फाइनल। ट्राई का मकसद काम करने की कोशिश करो, अगर किसी भी लाइन पर क्रैश हो जाओ, कोई मसला आ जाए तो कैच में चले जाना। और लास्ट पे फाइनल मकसद कि चलेगा, ताकि यूजर को लगे मेरा काम कंप्लीट हो गया है, वो कोई वेटिंग पे ना बैठा रहे। तो इसके लिए आप ट्राई, कैच और फाइनली को यूज करते हो। आ रही है समझ भाई सबको? अच्छा, उसके बाद हमने बात की एपीआई कॉलिंग की। एपीआई कॉलिंग के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक्सियोस सीडीएन यूज होगा। फैच को किसी सीडीएन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई पैकेज नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है जिसके जरिए आप एपीआई कॉल कराते हो। तो आपके पास एक्सियोस सीडीएन के जरिए, सीडीएन की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जहां पर आपका पूरा डेटा पड़ा है और उसको आप यूज कर सकते हो। अगर कोई चाहेगा भाई मुझे एक्सियोस में यूज करना है, तो सबसे पहले एपीआई कॉलिंग के लिए आपको सीडीएन इंस्टॉल करना होगा। तो आपके पास ये एक लिंक है, इसको आपने कॉपी किया, ये लिंक कॉपी करके यहाँ पे लगा दोगे, या हम जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे, यहाँ पे आकर ये आपने स्क्रिप्ट लगा दिया। अब जहाँ पर आपने ये लगाया था, अब इसको हटा के आप लगा दोगे एक्सियोस एक्सियोस में आप मेथड बताते हो वही का वही, जैसे आपने यहाँ मेथड बताया। फर्क क्या है, फैच के अंदर जीईटी कैपिटल में आता है, इसमें स्मॉल में आता है। मैक्सिमम बॉडी, अभी कोई बॉडी नहीं है
आपका यूआरएल, आपके हेडर, इसमें आप यूज करते हो axios डॉट रिक्वेस्ट। इसलिए हमने बोला कि भाई ये अभी कोई नई चीज है, इसको हम बाद में यूज करते हैं। पहले हम किसको यूज कर रहे हैं, फैच, जो थोड़ा सा इजी है बनिस्बत एक्सियोस के। तो उसमें आपने फैच को यूज किया। फैच को क्यों यूज कर रहे हैं भाई, फैच को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि एपीआई से एपीआई कॉलिंग कर सकें। तो आपके पास कॉन्स्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन बनाए, किसी भी रिक्वेस्ट का मेथड होता है, गेट करना है। देखो मेथड भले कौन कौन से हो सकते हैं, डेटा गेट करना है, डेटा अपलोड करना है, डेटा पोस्ट करना है, डेटा अपडेट करना है, डेटा को डिलीट करना है, ये सब के सब मेथड है। अब आप बोलोगे भाई अक्सर आपने पढ़ा होगा CRUD, सिंपल करट। सी से मतलब गेट, सी से मतलब क्रिएट करना। तो क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, पोस्ट। रीड करने के लिए गेट, अपडेट करने के लिए पुट, डिलीट करने के लिए डिलीट। तो ये 4 मेथड हैं जो आप यूज कर रहे होगे। मतलब आपने डेटा क्रिएट करना है तो पोस्ट। अक्सर सवाल किया जाता है इंटरव्यू के अंदर, ये वो जब आप बैकएंड का इंटरव्यू स्टार्टिंग बैकएंड का स्टार्ट करोगे, पुट पोस्ट और गेट में क्या फर्क है। गेट कभी भी फ्रंट एंड से बॉडी नहीं ले सकता। अगर आपको अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे सब मेल कैटेगरीज का डेटा निकाल के लाओ, तो अब डेटा तो निकालना है, डेटा तो क्या करना है, गेट। तो आपको फ्रंट एंड वाला जो बैक एंड डेवलपर है वो बोलेगा भाई आपने क्या करना है, इसके बाद स्लैश मेल लिख दे, या आप पैराम्स पास करते हो, जेंडर इक्वल टू मेल, ये होता है पैराम्स। गेट में बॉडी नहीं जाती, गेट में बॉडी नहीं जाती। अगर ये चीज किसी के ऊपर से जा रही है तो अभी जाने दो कि बॉडी क्या है, अभी तक तो हमने बॉडी सीखी भी नहीं है। इंसान की बॉडी की बात नहीं हो रही, यहाँ पोस्टमैन की बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अभी याद रखो कि 4 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो बहुत ज्यादा है। अगर चीजें थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो सीखने हैं वो ये 4 देखने हैं, फिर हम जब खुद बनाएंगे तो वो सब के सब बनाएंगे। तो अभी के लिए गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये 4 मेथड्स हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। रीडायरेक्ट अगर नहीं पास करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि लंबाई नहीं कर रहे। फैच, और फैच में आपने पास कर दिया अपना यूआरएल, यूआरएल के बाद आपने पास कर दिया रिक्वेस्ट ऑप्शन। ये कहीं और से नहीं आया भैया, ये यहां से, ये वेरिएबल का नाम है। अगर यहां नहीं लिखते तो भैया यहां पर ये लिख देते। आ रही है समझ? मतलब अगर हम यहां पर नहीं बनाते तो मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बना देते, लेकिन आता यूआरएल के बाद ही। याद रखें, आप जब फैच पे जाते हो सबसे पहले आता है आपका यूआरएल। सबसे पहले क्या आएगा, यूआरएल, फिर आपका ये। और बाय डिफॉल्ट ये होता क्या है कि एक फंक्शन प्रॉमिस क्यों है, क्योंकि ये डेटा लेकर आएगा। डेटा लेके आया या डेटा नहीं लेके आएगा, एक चीज होगी, ट्राई और कैच होगा। तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑप्शन पास कर दिए। भाई ये क्या है, डॉट देन, जब डेटा आ जाए, जब डेटा, हमने जब फायरबेस यूज कर रहे तो एसिंग और अवेट यूज कर रहे थे, याद है भाई? उसका काम था कि उस लाइन पे रुके रहना। फैच में इतनी हिम्मत है कि वो आगे नहीं जाने देता, तो इसलिए हमें अवेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका है कि भाई जब डेटा आएगा तो इधर जाएगा, डेटा नहीं आया तो इधर नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर एपीआई का एंड पॉइंटर प्रोडक्ट्स, मैंने कुछ और लगा दिया। अब मैं यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एरर आ गया कि भाई क्यों, कि आपके पास जो आपने इनपुट दिया है वो नहीं मिल रहा। अगर आप नेटवर्क में जाओगे तो नेटवर्क में भी आपको ये एरर में दिखाएगा। ये रहा, ये बोल रहा है भाई कैन नॉट गेट, मैं इसको गेट नहीं कर सकता क्योंकि ये एपीआई है ही नहीं। तो आपके पास, आप
आपने एंड पॉइंट सही वाला लगाना है, जान के क्रैश नहीं करवाना, क्योंकि ये यूजर के पास नहीं एक्सेस, ये डेवलपर के पास एक्सेस है कि एपीआई में एंड पॉइंट क्या रखा जाएगा। तो एपीआई का एंड पॉइंट आपको सेट रखना है। डॉट देन जब ये डेटा आ जाए और उसके बाद उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर दो। डॉट जेसन में क्यों किया है? क्योंकि हमें डेटा एरे और ऑब्जेक्ट की सूरत में चाहिए ताकि हम वन बाय वन उस पर लूप चला सकें और काम कर सकें। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? ऐसा कोई जिसके ऊपर से गया है? ऐसा कोई है या सबके ऊपर से गया है? अच्छा, अब मजबूरी है भाई, आगे तो चलना है हमने। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने यहां तक सिंपल इसकी यूआई तैयार कर ली। अब हमने बोला कि भाई इस कार्ड के अंदर हम ये दिखाएंगे, और अब जितने थोड़ी सी इसकी यूआई सेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं भाई ये विड्थ हटा दो एक तो, और एक पैडिंग मार दो, पैडिंग टॉप -5। तो आपके पास सिंपल एक ये कार्ड बना हुआ है। अब आपने कहा जो आपके पास डेटा आ रहा है वो डेटा इस कार्ड के अंदर दिखाओ। तो सबसे पहले तो हमें ये यहाँ से उठाना पड़ेगा। ये उठाकर हमें कहाँ पे रखना है? उधर रखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने कार्ड बनने हैं, ऐसी है ना भाई? हमें तो नहीं पता कि 10 कार्ड हैं 20 कार्ड हैं, कितने हैं। अब आपने क्या किया, जो आपका डेटा बना, जो आपका रिजल्ट बना, इसको आपने अभी यहाँ पे आकर console.log रिजल्ट किया। यहाँ पर आए, अभी तक कोड बिल्कुल सही है, और कंसोल के अंदर 20 एरेस ने दिखा दिए। अगर इससे हम पूछें कि भाई डॉट लेंथ क्या है, तो भाई ये बोलेगा भाई मेरे पास ना 20 लेंथ है। जिस चीज की लेंथ आ जाए उस पर लूप लग सकता है, ऐसे ही है ना भाई? जिस चीज की लेंथ आ जाए उसके ऊपर हम लूप लगा सकते हैं। तो हमें तो लगाना ही लूप है फॉर। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज चाहिए। बताएं क्या लगाना चाहिए? इन का लूप लगाऊं या ऑफ का? ऑफ का। तो आपने बोला फॉर आइटम वर आइटम ऑफ रिजल्ट console.log। तो अब हमारे पास ये 1 बाय 1 डेटा आ जाएगा। ऐसे ही भाई, ये क्या हो गया? 1 बाय 1 डेटा हमारे पास आ गया। उसका डायरेक्ट डेटा भी यहाँ पे हमने शो करा दिया। अब आपने बोला भाई ये डेटा उठाकर इधर दिखाओ। तो सबसे पहले आप इधर आए, इस रो में जाकर आपने इस रो की क्या बना दी? एक आईडी। आपने बोला कार्ड्स के नाम से एक आईडी बना लो। कार्ड्स आपने गेट कर लिए। ये लाइन तो अब रट जानी चाहिए हमें। अब आपने क्या करना है कि इस कार्ड्स में आपने इधर आए भाई, जितने आइटम होंगे कार्ड्स डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू। प्लस लगाना इसलिए ज़रूरी है वरना वो पिछली वैल्यू लेके आ जाएगा। ये पूरे का पूरा कार्ड इधर से उठाया, ये पूरा कॉलम उठाया यहाँ से उठाकर यहाँ दे दिया। यहाँ पे आए तो अभी तो एक ही कार्ड आ रहा है, क्यों? कि भैया आपने यहाँ पर जाकर प्लस नहीं लगाया हुआ, प्लस लगा दिया। अब जितने कार्ड थे ओ जितने डेटा थे उतने क्या आगे कार्ड्स आ गए। यहाँ तक सबको आ रही है समझ? अब इधर दिखानी है इमेज। अब हम इधर आते हैं भैया, इमेज देखने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज की एक की है, ऐसी है भैया। हमने बोला भाई इसको हटाओ, आइटम डॉट इमेज। हम इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो सबकी क्या आ गई?
पिक्चर, लेकिन बेचारी ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो रही हैं। तो हमने बोला भाई ऐसा कर लो, इसकी थोड़ी सी विड्थ पकड़ लो ताकि मसला खत्म हो। तो आपने बोला स्टाइल, ये तो याद है ना स्टाइल। हमने बोला विड्थ तो 100% करो, वो तो सही है। या हाँ बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी चीज़ें लिखना बहुत अजाब है। तो हमने बोला भाई यहाँ पे आप एक स्टाइल का टैग पकड़ लो। स्टाइल के अंदर आपने बोला एक इमेज का टैग आएगा, विड्थ दे दो 100%, जितनी होगी हाइट दे दो 100। ये बेचारे की बहुत हालत खराब हो गई है। अब मेरे ख्याल बराबर होंगी। सही है भाई, ये हो गया। अब हमने बोला भाई अच्छा अब नीचे दिखाना है कार्ड का टाइटल। कार्ड के टाइटल में क्या आ रहा है, टाइटल, ये दिखा दो। तो आपने बोला भाई इधर आओ, ये जो कार्ड टाइटल है ना इसको हटाओ, डॉलर का साइन लगाओ, आइटम डॉट कार्ड टाइटल। तो ये आपके सब पे कार्ड का टाइटल आ गया। लेकिन बेचारा छोटा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जिसका टाइटल बड़ा होगा जिसका छोटा होगा वो भी मसला करेगा। तो हमने बोला भाई कार्ड है ना, इस कार्ड की स्टाइल हम यही हम तो वहाँ कोडिंग वो नहीं कर सकते भाई। हम यहाँ आते हैं कार्ड क्लास को पकड़ते हैं, इसकी कार्ड को, और उसको बोलते हैं भाई इसकी विड्थ तो सही है, विड्थ 100% रखो, हाइट इसकी 300 इसकी है तो 200 600 कर दो। तो अब सबकी हाइट जो होगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी हो गई है, अब सबकी हाइट जो है वो क्या होगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन ये देखो अब ये बेचारा बाहर निकल रहा है। बॉक्स कंटेंट, अब ये बेचारा ओवरफ्लो पे हिडन हो गया। तो भाई ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे नहीं लगाते हैं, हमारे पास आ रहा है कार्ड टाइटल। कार्ड टाइटल की ना इतना बड़ा टाइटल चाहिए भी नहीं, इस पे अभी लगाएंगे ना, इस पे हम लगाएंगे इसकी डिस्क्रिप्शन, और इसकी प्राइस भी तो आएगी मेरे ख्याल में, इसकी प्राइस भी है। अभी तो बहुत कुछ दिखाना है ना वो, तो इसलिए क्या लगाऊं, बॉर्डर बॉक्स। अब वो बेचारा नीचे चला गया, क्या करना चाहिए। बाहर ही है, ऐसा करते हैं कार्ड टाइटल को पकड़ते हैं, यार वो फिर बस एक एक लाइन बहुत है, एक एक लाइन से ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। सही है भाई, तो हमने एक एक, क्योंकि हम इतना बड़ा टाइटल तो चाहिए ही नहीं, तो हमने सिंपल क्या किया, इसको बोला भाई विड्थ तो इसकी 100% रखना, लेकिन जो हाइट है ना इसकी वो कितनी कर देना, 20 पिक्सल, और ओवरफ्लो क्या मार दो, शुक्र है ये प्रॉपर्टी है कि हिडन कर दो, हमें दिखाओ ही नहीं। तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, हमें इसके नीचे प्राइस दिखानी है, या इसकी जगह हम जो डिस्क्रिप्शन आ रही है वो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ही माशाल्लाह बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर हम यहाँ जाते हैं, इसकी जगह इसको हटाकर आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, वेरी गुड, ये ले गया बेचारा बाहर।
इतनी डिस्क्रिप्शन का हमने क्या करना है, डॉट है ना, अब सेट है, इतना ही बहुत है, यूआई बनाना मुश्किल है भाई। अच्छा अब हमने इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी हो जाए, ताकि एक चीज तो आती है ना, रिस्पॉन्सिव तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ जाकर सिंपल क्या करना है, कॉल माइनस एम डी माइनस, ये तो कर लेंगे ना भैया हम, ये तो कर सकते हैं। एल जी पे बोला भाई 4, इस पे बोला 6, एस एम पे भी 6 बोल दिया, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये बोल दिया। इतनी बहुत है बेचारे की, लेकिन जब छोटे पे जा रहा है तो नहीं, इसकी ना विड्थ जोन सी नहीं है, विड्थ 100% है। तो हम क्या करते हैं, छोटे पे इसको बोलते हैं 10 ले ले, और इसको बोलते हैं टेक्स्ट माइनस सेंटर। ये टेक्स्ट सेंटर पे हुआ, ये कार्ड जरा सेंटर पे नहीं हुआ। बस नमाज पे चल रहा है, सही है भाई। तो जब ये छोटे, अच्छा एक पे क्यों हुआ, इसने बाकी पे क्यों नहीं किया, चले। और तेरी खैर, ये तो खराब हो गया बेचारा, मेन जावास्क्रिप्ट ऐसे ही यार। अभी के लिए हम इसको ये ही रखते हैं, और इसको हम यूआई के साथ सेट करेंगे। सही है भाई। तो इंशाल्लाह अभी अगली एपीआई हम कॉल करते हैं इंशाल्लाह नमाज के बाद। और